हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं जॉन गॉल्सवर्दी और पिछले लेक्चर में हमने ऑथर की बायोग्राफी डिस्कस की थी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मेजर इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ द ऑथर। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। लेक्चर बड़ा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो लेक्चर में एक एक पॉइंट को आप बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, ऑथर की जो फेम रही है वो एज अ प्ले राइट रही है, यानी ऑथर को जाना जाता है तो एक नाटककार के रूप में जाना जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, ऑथर ने जो लाइफ की शुरुआत की, राइटिंग की शुरुआत की, वो एक शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन था सबसे पहले जो आया। उसके बाद इन्होंने ट्राई किया नॉवल, और नॉवल में भी बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुए। और उसके बाद जब ये प्ले राइटिंग में आए तो फ्रेंड्स ये बड़े फेमस हुए। तो जो फर्स्ट वर्क है इनका वो था फ्रेंड्स 1897 में, फ्रॉम द फोर विंड्स। फ्रॉम द फोर विंड्स। और ये जो वर्क था फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन था। शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन अंडर हिज पेन नेम। और इन्होंने अपना नाम यहां यूज नहीं किया, बल्कि एक पेन नेम लिया, और वो था फ्रेंड्स जॉन सिंजॉन। और जो जॉन सिंजॉन का मतलब होता है सन ऑफ जॉन। क्लियर फ्रेंड्स? जो ये जॉन और ये जो सिंजॉन है वर्ड, इसका मतलब है सन ऑफ जॉन, कि जॉन जो जॉन का ही बेटा है। 1898 में एक फर्स्ट फुल लेंथ इनका नॉवल आया, और वो था फ्रेंड्स जोसेलिन। फर्स्ट फुल लेंथ नॉवल। और जितने भी वर्क्स ये आ रहे हैं अब, ये पेन नेम से ही थे। इसके बाद फ्रेंड्स एक फर्स्ट वर्क इनका आया, और जो इनके अपने नाम से था, और वो था फ्रेंड्स द आइलैंड फारसी। द आइलैंड फारसीज। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये जो फर्स्ट वर्क था ये था इनके अपने नाम से, फर्स्ट वर्क अंडर हिज ओन नेम। पॉइंट क्लियर हो गया? इसके बाद फ्रेंड्स इनका जी एक फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल अगर रहा है तो वो रहा है इन 1906 में आया द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, हिज फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल। बात क्लियर रही है फ्रेंड्स? इसके बाद 1907 में आया द कंट्री हाउस। देखिए, एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जो ईयर है ये आपको सबके लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट के आप लर्न कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट फुल लेंथ नॉवल कब आया, फर्स्ट वर्क और फर्स्ट सक्सेसफुल वर्क, इनको ही अगर आप जो मेजर रहे हैं इनको ही आप लर्न कर लें तो यही सफिशेंट होगा। क्योंकि इतना वर्क रहा है, और जो ऑथर ये रहे हैं गाल्सवर्दी, बहुत सारे इन्होंने नॉवल लिखे, बहुत सारे इन्होंने प्लेज लिखे। तो सबकी डेट्स, कंपोजिशन ईयर्स की डेट लर्न करना एक टफ जॉब है, और अगर लर्न भी करेंगे तो आप ऑब्वियस हो सकता है कि एग्जाम तक उनको भूल जाएं। क्लियर फ्रेंड्स? तो अब इसके बाद जो कंट्री हाउस है, कंट्री हाउस के बाद आया एक फ्रेटर्निटी फोरसाइट सागा। और फ्रेटर्निटी के बाद एक इंपॉर्टेंट वर्क रहा है फोरसाइट सागा।
फोर्साइट सागा के बाद फ्रेंड्स एक वर्क आया था व्हाइट मंकी, और व्हाइट मंकी के बाद आया एक इंपॉर्टेंट द शो, व्हाइट मंकी द शो। तो ये जो वर्क रहे हैं ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स रहे हैं। प्ले राइटिंग की बात इसके बाद हम कर लेते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स इसको नोट भी कर लीजिएगा। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं ऑथर के इंपॉर्टेंट प्लेज की। तो जो सबसे फर्स्ट इनका सक्सेसफुल प्ले रहा है वो रहा फ्रेंड्स द सिल्वर बॉक्स, और जो आया 1906 में। द सिल्वर बॉक्स, और फ्रेंड्स ये फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले रहा, और ये कॉमेडी रही है इन 3 एक्ट्स। His successful play and a comedy in 3 acts। बात क्लियर रही फ्रेंड्स? और ये हम बात किसकी कर रहे हैं? ये जो सारी हम बात कर रहे हैं अब ऑथर के इंपॉर्टेंट प्लेज की, यानी जितने भी वर्क्स हैं वो सारे हम प्लेज ले रहे हैं। 1907 में एक दूसरा प्ले आया, वो था जॉय। और जो जॉय था इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है फ्रेंड्स, एक लवर और एक वुमन के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट यहां इस प्ले की थीम रही है। अ लवर एंड अ वुमन। बात क्लियर है? और हाँ फ्रेंड्स एक चीज़ बता दूं, मैं यहाँ जो जितने भी वर्क्स दे रहा हूँ वो आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट दे रहा हूँ, और इम्पॉर्टेंट में भी उनकी मैं थीम आपको साथ साथ बताता चल रहा हूँ कि इस प्ले की कौन सी थीम रही है। और अगर आप डिटेल में इनको चाहते हैं तो जो आपके पास बेसिक बुक होगी उसमें एक लंबी चौड़ी लिस्ट आपको वहाँ मिल जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स? इसी के साथ साथ 97 में जॉय के साथ एक दूसरा प्ले आया स्ट्राइफ, और बड़ा फेमस प्ले ये रहा है, और इवन ये पहले एमए में भी लगा हुआ था हमारे टाइम में, अब तो नहीं पता है कि नहीं है। इस स्ट्राइफ में जो फ्रेंड्स एक कैपिटल और लेबर क्लास है, यानी एक पूंजीवादी वर्ग और एक जो लेबर क्लास है, एक मजदूर वर्ग, उन दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट यहां दिखाया गया है। वो इसकी थीम रही है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर क्लास। एंड लेबर क्लास। क्लियर फ्रेंड्स? और 1907 में ही एक दूसरा प्ले आया इनका, वो था द कंट्री हाउस। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले और रहा है इनका, और वो है फ्रेंड्स जस्टिस। नाम आपने सुना होगा, हो सकता आपने पढ़ा भी हो, जस्टिस। और जस्टिस की जो थीम रही है वो रही है फ्रेंड्स, जो इंग्लिश लॉ सिस्टम था, जो जुडिशरी सिस्टम था इंग्लैंड में, उस पर इन्होंने सटायर किया, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया इस जस्टिस में। तो सटायर्स इंग्लिश सिस्टम ऑफ लॉ एंड जुडिशरी। बात क्लियर है फ्रेंड्स? जस्टिस। इसके बाद जो शेल्टर होम होते हैं, शेल्टर होम की जो इविल्स रही है, उसको इन्होंने एक दूसरा प्ले था द पीजियन में बताया, और वो आया फ्रेंड्स इसके 2 साल बाद, पीजियन इविल्स ऑफ शेल्टर होम। क्लियर फ्रेंड्स? द पीजियन में।
और फ्रेंड्स एक चीज़ और है, जो ये प्ले राइट रहे हैं ये इब्सन से बड़े प्रभावित थे, और इन्होंने जो प्लेज लिखे हैं वो ज़्यादातर प्लेज इनके वो सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं, सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फोकस करते हुए इन्होंने लिखे। क्लियर है फ्रेंड्स? पीजियन के बाद एक और इम्पॉर्टेंट प्ले आया और वो था द एल्डेस्ट सन। 1912 में ही था द एल्डेस्ट सन, यानी बड़ा बेटा। और एल्डेस्ट सन की जो थीम रही है वो एक फैमिली का सबसे बड़ा बेटा था, उसकी जो मैरिज रही है मेड के साथ, उस फैमिली की जो मेड थी उसके साथ जो मैरिज रही है वो इस प्ले की थीम रही है। मैरिज बिटवीन द एल्डेस्ट सन एंड द मेड, ये इसकी थीम रही है। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए, आई होप एंजॉय कर रहे होंगे आप, तो नोट कर लेते हैं इसको। 1930 में एक इम्पॉर्टेंट प्ले आया और उसका नाम था फ्यूजिटिव, यानी भगोड़ा। और इस प्ले की जो थीम रही है वो रही है फ्रेंड्स, एक जो मैरिड वीमेन होती हैं उनमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। क्लियर फ्रेंड्स? फ्यूजिटिव। extramarital affairs in married women, ये इस प्ले की थीम रही है। बात क्लियर फ्रेंड्स? मॉब एक प्ले आया और उसमें मॉर्टेलिटी एंड वार की इन्होंने बात की है मॉब में, और वो इसके नेक्स्ट ईयर था मॉब। मॉर्टेलिटी एंड वॉर, ये इसकी थीम रही है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑटोक्रेसी, जो एरिस्टोक्रेसी है और अनकल्चर्ड सोसाइटी है, उन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट इन्होंने दिखाया द स्किन गेम में। द स्किन गेम। और किस किस के बीच कॉन्फ्लिक्ट था? जो एरिस्टोक्रेसी है, एरिस्टोक्रेसी यानी समाज का जो इलीट वर्ग है, और जो अनकल्चरल सोसाइटी है उसके बीच। एरिस्टोक्रेसी एंड अनकल्चरल सोसाइटी। द फैमिली मैन आया 1921 में, और जो फैमिली मैन की थीम रही है, जो पेरेंट्स की अथॉरिटी होती है छोटे बच्चों के प्रति, यंग पीपल के प्रति, उसका विद्रोह इस प्ले की थीम रही है, द फैमिली मैन की, इन द ईयर 1921। द फैमिली मैन। रिवोल्ट ऑफ यंग अगेंस्ट पेरेंटल अथॉरिटी। अगेंस्ट अथॉरिटी। फ्रेंड्स, बार बार मैं कहता हूँ कि जब लिटरेचर चलती है तो इसमें मैं डूब जाता हूँ, और इवन कई बार जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं स्पेलिंग की वो हो जाती हैं। तो जब भी आप कोई लेक्चर देखें तो मेरा सजेशन है उस पर स्पेलिंग को आप अपने स्तर से फोकस कर लें। कहीं कोई आपको लगता है स्पेलिंग में आई कि कहीं कोई गलती है तो उसको अपने लेवल से आप ठीक कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? और बाकी आप खुद समझदार हैं, इट डजेंट मैटर, आई नीडेंट टू टेल यू।
1922 में इसके नेक्स्ट ईयर आया लॉयल्टीज़, और लॉयल्टीज़ में फ्रेंड्स जो कास्ट फीलिंग्स हैं, जो कास्ट फीलिंग को लेके इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट है उसको इस प्ले में बताया है। किसमें? 1922 में लॉयल्टीज़। इन कास्ट फीलिंग्स। क्लियर है फ्रेंड्स? 1922 में एक दूसरा प्ले भी इनका पब्लिश हुआ और वो था विंडोज़। और विंडोज़ में फ्रेंड्स क्या था, इन्होंने एक ऐसी महिला की कहानी बताई जिसका जो इलेजिटिमेट चाइल्ड था उसको वो मार देती है। क्लियर फ्रेंड्स? विंडोज़। क्या थीम बताई मैंने? वुमन किल्स हर इलेजिटिमेट सन। अपना जो अनैतिक बेटा होता है उसको जो महिला है वो मार देती है। और 1924 के बाद 25 में एक इंपॉर्टेंट प्ले आया, वो था फ्रेंड्स द सिल्वर स्पून। द सिल्वर स्पून। 1926 में एक दूसरा प्ले आया, एस्केप। एस्केप का मतलब होता है फ्रेंड्स भाग जाना। एस्केप। और इस एस्केप में इन्होंने जो जस्टिस होता है, न्याय होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, उसकी जो इनएडिकेसी है उस पर प्रहार किया है। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए नोट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ऑथर एक यूनिक पर्सनालिटी थे, और यूनिक इस सेंस में कि ये किसी भी ओल्ड नॉवल को लेके उसको प्ले में बदल देते थे। इसी के साथ साथ ये मॉर्निंग में अक्सर फिक्शन लिखते थे और आफ्टरनून और इवनिंग में ये ड्रामा लिखते थे। फ्रेंड्स, ऑथर की ट्रायोलॉजी की बात करते हैं तो ऑथर की 3 ट्रायोलॉजीज़ रही हैं। पहली जो ट्रायोलॉजी है उसको हम जानते हैं द फोरसाइट सागा के नाम से, जो 1922 में आई। द फोरसाइट सागा, और 1922 में आई। फ्रेंड्स, ये जो कलेक्शन है इसमें 3 नॉवेल्स हैं और 2 इंटरल्यूड्स हैं। उनका एक कलेक्शन है। इसमें सबसे पहला जो नॉवल है वो है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। और इसके बाद जो दूसरा वर्क है वो है इसी में इंडियन समर ऑफ ए फोरसाइट। इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट। और ये क्या है फ्रेंड्स? एक इंटरल्यूड है। क्लियर? ये 2 वर्क हुए। और इसी के बाद तीसरा है इन चैंसरी, इसी में है। और इसके बाद इन चैंसरी के बाद एक इंटरल्यूड है अवेकनिंग। इंटरल्यूड। और जो तीसरा इसमें प्ले है वो है फ्रेंड्स टू लेट। टू लेट। और मैं गलत बोल गया, ये प्ले नहीं है, ये जो है फोरसाइट सागा, ये क्या है फ्रेंड्स? जो इनके नॉवेल्स हैं, नॉवेल्स की ये ट्रायलॉजी है। क्लियर? एक सिक्वल भी आया फोरसाइट सागा का, और वो आया फ्रेंड्स इन अ मॉडर्न कॉमेडी के नाम से। अ सिक्वल फोरसाइट सागा। और किस नाम से आया? मॉडर्न कॉमेडी। बात क्लियर है? इसमें एक्चुअल में क्या था फ्रेंड्स? मॉडर्न कॉमेडी में ये आया, और इसमें जो थे 3
जो सेकंड ट्रायोलॉजी है इसमें 3 इनके वर्क्स थे। उसमें एक वाइट मंकी था, सिल्वर स्पून था और एक स्वान सॉन्ग था। ये 3 जो वर्क्स थे वो इनके इस सेकंड ट्रायोलॉजी में थे। क्लियर फ्रेंड्स? द वाइट मंकी और वाइट मंकी के बाद दूसरा था द सिल्वर स्पून एंड स्वान सॉन्ग। एंड स्वान सॉन्ग। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स नोट कर लेते हैं। एक थर्ड ट्रायोलॉजी भी ऑथर की आई और उसमें जो 3 वर्क्स थे वो थे एंड ऑफ द चैप्टर, फ्लावरिंग विल्डरनेस एंड ओवर द रिवर। क्लियर फ्रेंड्स? द थर्ड ट्रायोलॉजी। और इसके जो इंपॉर्टेंट वर्क एंड ऑफ द चैप्टर, फ्लावरिंग विल्डरनेस, दूसरा था फ्लावरिंग विल्डरनेस एंड तीसरा था ओवर द वर्क। एंड ओवर द रिवर। क्लियर बात फ्रेंड्स? और ये जो तीनों ट्रायोलॉजी रही हैं ये एक साथ भी पब्लिश हुई और जो पब्लिश हुई उसमें जो नाम दिया उस बुक का वो दिया द फोरसाइट क्रॉनिकल्स। क्लियर फ्रेंड्स? कलेक्टिवली 3 ट्रायोलॉजीज कलेक्टिवली पब्लिश्ड और जो टाइटल था वो था द फोरसाइट क्रॉनिकल्स। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए ऑथर के हम इस लेक्चर में क्या डिस्कस कर चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको हमने यहाँ डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि जो भी लेक्चर चैनल पर अपलोड होता है वो सबसे पहले आप तक नोटिफाई हो। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।